आज हम लोग इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है मनी एंड इन्फ्लेशन, जिसमें कल हमने मनी के बारे में समझा था। मनी के टोटल कॉन्सेप्ट जो है वो हमने क्लियर किया था। आज हम लोग चैप्टर का दूसरा पार्ट देखें, जो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जिसके बारे में कहते हैं कि सिंपल मीनिंग में इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज। तो भाई जो है वो भाव बता रहा, प्राइस जब बढ़ता जाता है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। जनरली हम लोग यही मानते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स इसका क्लियर मीनिंग बताता है। जो इन्फ्लेशन मतलब कहते हैं, जैसे कि पहली डेफिनेशन है जो डॉक्टर A.P. लर्नर ने दी है, वो पहली डेफिनेशन है अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब कोई भी चीज़ के सप्लाई से ज़्यादा जब डिमांड हो जाती हो ना, जितना सप्लाई हो उससे ज़्यादा अगर डिमांड हो जाती हो तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। से बात ना, जितनी चीज़ें बाहर मिलती हो उससे ज़्यादा अगर डिमांड हो ना तो उसकी उन चीज़ों का प्राइस दिन ब दिन बढ़ता जाता है, तो इसलिए उस सिचुएशन को फिर इन्फ्लेशन कहते हैं। या तो फिर डॉक्टर A.C. पिगू ने ये कहा है दूसरी डेफिनेशन कि इन्फ्लेशन इज सेड टू अकर व्हेन मॉनेटरी इनकम राइज फास्टर देन रियल इनकम, कि जब मॉनेटरी इनकम वो रियल इनकम से ज़्यादा जल्दी बढ़ती जाती हो तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब समझो कि आपकी जो है जितनी इनकम हो उससे ज़्यादा आपका खर्चा अगर बढ़ता जाता हो, हर चीज़ का प्राइस बढ़ता जाता हो, तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है। तो सिंपल मीनिंग में इन्फ्लेशन प्राइस राइज ही कहलाए। जब चीज़ों का प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ता जाए ना तो वो हमारे लिए इन्फ्लेशन ही कहते हैं। इसको थोड़ा और क्लियर करें तो वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से समझें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे सबसे पहला आता है कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन में प्राइस लेवल हमेशा बढ़ता जाता हो। जब प्राइस एक बार बढ़ता जाता हो ना तो उसे इन्फ्लेशन नहीं कहते, लेकिन जब या तो हर दिन या हर महीने या हर साल वो प्राइस अगर बढ़ता जाता हो तो फिर वो इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर समझो पेट्रोल का प्राइस हर हफ्ते जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर कुछ हफ्तों बाद उसे कहेंगे कि हाँ ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। एक बार प्राइस बढ़ना वो इन्फ्लेशन नहीं कहलाती। ठीक है। दूसरा इन्फ्लेशन में आता है प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सिर्फ एक ही सेक्टर में, जैसे प्राइमरी सेक्टर आता है ना, या सेकेंडरी या फिर सर्विस सेक्टर, तीनों में से कोई एक सेक्टर में अगर खाली प्राइस बढ़ता हो, बाकी के सेक्टर में कोई असर न होता हो, तो भी वो इन्फ्लेशन नहीं कहलाए, वो नॉर्मल ग्रोथ कहलाती है या नॉर्मल प्राइस राइज। लेकिन जब सभी सेक्टर में एक साथ अगर प्राइस बढ़ता हो ना तो कहलाया वो इन्फ्लेशन है। देन परचेसिंग पावर डिक्रीज, जब लोगों का परचेसिंग पावर कम होता हो, कहते हैं ना इनकम से ज़्यादा अगर जो वो एक्सपेंसेस हो जाते हो। मेरी जितनी इनकम थी पहले, मेरी 10,000 की इनकम थी, उसमें से पहले जो है वो सब चीज़ों का प्राइस 8,000 होता था। मेरे पूरे सब चीज़ों का खर्चा महीने का 8,000 चलता था। अब सब चीज़ों का प्राइस बढ़ गया और मेरा वो खर्चा कितना 9,000 हो रहा है। मतलब मेरा तो परचेसिंग पावर कम हुआ ना। मेरी पहले बचत 2,000 की होती थी, अब 1,000 की होती है। अब मुझे कहीं एक्स्ट्रा खर्चा करना हो तो उसके लिए मेरे पास अब पैसे बचते नहीं हैं। इसे कहते हैं परचेसिंग पावर कम होना। तो जब परचेसिंग पावर कम होता हो, मनी की वैल्यू डाउन होती जाती हो, तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। एंड द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज इन्फ्लेशन। कहते पूरा एम्प्लॉयमेंट हो, बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है, सबको पूरा काम मिलता हो, सबको पूरी रोजगारी मिलती हो, फिर भी अगर चीज़ों का प्राइस बढ़ता जाता हो ना तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है। बरोबर। तो ये जो है वो जनरली ये इन्फ्लेशन कहलाया। इन इन्फ्लेशन में है ना, ये इन्फ्लेशन में भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, ये ध्यान से सुनना। सिर्फ जब है ना कितनी बार गवर्नमेंट होती है कि गवर्नमेंट जो है समझो कि भाई जो भी चीज़ों के प्राइस होते हैं ना वो अपने रूल्स के थ्रू, अपने लॉज के थ्रू या कुछ सब्सिडीज़ के थ्रू, उनके थ्रू जो है वो चीज़ों के प्राइस के ऊपर कंट्रोल करती है।
या बढ़ाती या कम करती है अपने नियमों के थ्रू। जब चीज़ों के प्राइस का कंट्रोल पूरा गवर्नमेंट के हाथों में होता है तो ऐसी इन्फ्लेशन है ना, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहलाती है? सप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहलाती है, कि जब प्राइस का कंट्रोल ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के हाथों में हो। आ रहा है ध्यान? तो ये सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन वो नहीं कहते कि जब प्राइस जो है वो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए बढ़ता हो, कि अभी भाई चलो सिचुएशन ख़राब है तो थोड़े टाइम के लिए चीज़ों का प्राइस बढ़ा दिया, उसके बाद फिर से जो है वो नॉर्मल हो गया। जैसे सब्जियों का प्राइस आता है ना, एक मौसम में सब्जियों का प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है, दूसरे मौसम में वही प्राइस वापस नॉर्मल हो जाता है, तो उसे इन्फ्लेशन नहीं कहते। और दूसरा कि जब ये इन्फ्लेशन जैसे पहले बताया कि कोई एक ही अगर सेक्टर में हो ना, कोई एक ही सेक्टर में हो ना अगर, तो भी वो इन्फ्लेशन नहीं कहलाया। समझो खाली एग्रीकल्चर में अगर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर वो अपने प्राइस में कोई फ़र्क नहीं कर रहे हैं, तो वो इन्फ्लेशन नहीं हुआ। तो इन्फ्लेशन के लिए हर सिचुएशन में हर जगह पर इन्फ्लेशन, हर जगह पर और कांस्टेंट, खासकर कांस्टेंट कंटिन्यूसली प्राइस राइज होना चाहिए, तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है। ओके। और इन्फ्लेशन क्यों होता है, नेक्स्ट हम लोग देखें कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना कि जनरली प्राइस राइज क्यों होता है। अभी एक तो चीज़ आपने क्लियर कर ली कि इन्फ्लेशन मतलब कांस्टेंट प्राइस राइज, कंटिन्यूसली प्राइस बढ़ते जाना, तो वो इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन कंटिन्यूसली प्राइस क्यों बढ़ती है, किस वजह से बढ़ती है, तो उसके लिए जनरली 3 रीज़न आते हैं। 3 रीज़न जो आप 3 एरो देख रहे हो, इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, या फिर अदर रीजंस। सबसे पहले आता है इंक्रीज इन डिमांड। ये तो एक सीधी सी बात है कि डिमांड और प्राइस के बीच में तो सीधा सा जो है वो रिलेशन है। हाँ, आप लोगों को लास्ट ईयर भी आता था डिमांड के लॉ में कि डिमांड और प्राइस में जो है वो ये रिलेशन है कि अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, या प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। तो यही रिलेशन डिमांड से भी तो गिन सकते हो ना आप, कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्राइस भी बढ़ेगी, है ना। ये रिलेशन अगर डिमांड की तरफ से गिनो ना, तो डिमांड अगर बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी, और अगर डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होगी, है ना। डिमांड की तरफ से ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़े ना, मार्केट में अगर डिमांड बढ़ रही है, लोग सब एक ही जैसी चीज़ खरीद रहे हैं, तो फिर जो शॉपकीपर हैं, जो बेचने वाले हैं, वो उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसका प्राइस बढ़ा देते हैं। ज़्यादातर आपको पता है कोई तरह का वो होता है, क्या कहते हैं, कोई कैलेमिटी टाइमिंग आता है, बाढ़ हो या और कोई हो, तभी सडनली आ जाता हो कि अभी तो भाई 5-6 दिन अभी शॉप खुलेगी ही नहीं, तो क्या करेंगे, सब लोग एक ही चीज़ खरीदने लगे चले जाएंगे। अचानक से उन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ने से क्या होता है, वो शॉपकीपर उल्टा सस्ते में नहीं देगा कि बहुत लोग आ रहे हैं अब तो मैं सस्ते में बेचूं। नहीं, बहुत लोग आ रहे हैं तो उल्टा वो प्राइस बढ़ा देगा कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाता हूँ। तो इसलिए एक चीज़ समझो कि डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ता है, और प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन होता है। इस सिचुएशन को है ना डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लेकिन ये डिमांड क्यों बढ़ती है, डिमांड क्यों बढ़ती है, तो उसके लिए ये 3 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न आता है जिसे कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, सही बात है ना। कितने लोग ऐसे मानते हैं, ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, ऐसे मॉनेटरिस्ट हैं, जो लोग ये मानते हैं कि इन्फ्लेशन है ना प्योरली मॉनेटरी फिनोमियन है। मॉनेटरी फिनोमियन मतलब मनी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन। और सही बात है, वो लोग ऐसा ही मानते हैं कि जब गवर्नमेंट जो है वो मनी सप्लाई बढ़ा देती है ना, ध्यान से सुनना ये पूरी साइकिल, कि जब गवर्नमेंट मनी का सप्लाई बढ़ा देती है मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसे आने लगते हैं। मनी सप्लाई कैसे बढ़ाती है, ये जो है वो आपने आगे के स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था।
लोग गवर्नमेंट जो है वो लोगों को ज़्यादा लोन देने लगती है, ज़्यादा सब्सिडी देने लगती है, ज़्यादा फ़ायदे देने लगती है, तो लोगों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो इस तरह से मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ जाता है, और मनी सप्लाई बढ़ने से लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ता है, लोगों की सेविंग बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है। तो वो लोग पहले जितनी चीज़ें खरीदते थे ना, उससे ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगते हैं। पहले वो जितनी चीज़ें खरीदते थे अब ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, और जिसकी वजह से चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, और चीज़ों की डिमांड बढ़ती है तो चीज़ों का प्राइस बढ़ता है, और प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो इस तरह से इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन होता है। मनी सप्लाई बढ़ाने से पूरी साइकिल चलती है ना। मनी का सप्लाई अगर ज़्यादा हो तो उसकी वजह से जो है लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ेगा, इनकम ज़्यादा होगी, उनकी इनकम ज़्यादा होगी तो चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे, उससे डिमांड ज़्यादा होगी तो उससे प्राइस राइज होगा, और उससे इन्फ्लेशन होगा। या फिर दूसरा रीज़न आता है, वो आता है इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर इसका मतलब कहलाता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट है ना, जब कोई पर्टिकुलर जगह पर ज़्यादा खर्च करने लगती है, जैसे हमारी कंट्रीज़ में ऐसा होता ही है, हमारी कंट्री अभी डेवलपिंग कंट्री कहलाती है ना अभी तक, तो हर सेक्टर की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट उसमें अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस करने लगती है। जैसे एक एग्जांपल कि भाई समझो गुजरात में अगर इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गुजरात में इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा खर्चा करने लगेगी। इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा खर्चा मतलब कि उससे क्या होगा कि नई नई इंडस्ट्री सरकार तैयार करेगी, फिर उसके लिए ट्रांसपोर्ट की सर्विस तैयार करेगी, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस, उसके लिए पक्के रोड बनाएगी। एक इंडस्ट्री का तैयार करनी हो तो उसके लिए सरकार अलग अलग जगहों पर, सब जगहों पर खर्चा करेगी ना। और उस खर्चा करने से क्या होगा, उस खर्चा करने से है ना लोगों को बेनिफिट मिलेगा। लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो लोगों को नई नौकरियां मिलेगी। जैसे सरकार नई इंडस्ट्री अगर तैयार करेगी तो उसमें नए लोगों को नौकरियां मिलेगी, उसके लिए नया ट्रांसपोर्ट तैयार करेगी, उसमें भी नए रोड तैयार करेगी, उसमें भी लोगों को काम मिलेगा। लोगों की सिर्फ उनको ही नहीं, दूसरे आसपास के लोगों की भी जो है वो काम धंधा बढ़ेगा। और सिर्फ इंडस्ट्री क्यों, कोई भी सेक्टर में, कोई भी सेक्टर में, भले हॉस्पिटल का सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, सरकार कोई भी सेक्टर में जब अपने एक्सपेंडिचर्स, अपने खर्चे बढ़ाती है ना, तो उसके साथ सब लोगों को बेनिफिट मिलता है। सबको जो है वो काम धंधा बढ़ता है, और सबको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और वो बेनिफिट मिलने से क्या होगा, फिर वही साइकिल चलेगी कि अगर उनको बेनिफिट मिलता है तो उनकी इनकम बढ़ती है, अगर उनकी इनकम बढ़ती है तो फिर वो ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगते हैं, अगर वो ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगते हैं तो उनकी डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है, और प्राइस बढ़ती है तो इन्फ्लेशन होता है। तो इस तरह से भी पब्लिक एक्सपेंडिचर से भी इन्फ्लेशन होता है। या दूसरा ओवर पॉपुलेशन से। ओवर पॉपुलेशन इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रीज़न कहलाता है, या फिर डिमांड बढ़ने का बहुत बड़ा रीज़न कहलाता है। इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में तो आपको पता ही है ना। 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें 125 करोड़ थी। अब 2021 में सेंसस होगा तब पता चलेगा। अभी भी अंदाज़ा लगाते हैं 130 करोड़ के आसपास है पॉपुलेशन, और हर साल 2% का ग्रोथ रेट है। हर साल 2%, मतलब कुछ अप्रोक्सीमेट 2.5 से 3 करोड़ जितनी पॉपुलेशन हर साल बढ़ती है ना। तो 2% का जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो इस ग्रोथ रेट के हिसाब से हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत है, और एक सीधी सी साइकिल इसकी भी होती है कि अगर लोग ज़्यादा हैं तो वो लोग चीज़ें भी ज़्यादा खरीदेंगे, है ना। कोई एक एरिया में 10 लोग रहते हो तो वहाँ पे 10 ही चीज़ें खरीदी जाएगी, लेकिन वही एरिया में 100 लोग रहते हो तो 100 चीज़ें खरीदी जाएगी वो। तो मतलब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी ना, और डिमांड बढ़ेगी तो वही साइकिल चलेगी कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगा। तो इस तरह से इंक्रीज इन डिमांड ये एक मेन रीज़न कहलाता है इन्फ्लेशन का। या दूसरा इन्फ्लेशन का रीज़न आता है, वो आता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब क्या,
प्रोडक्शन कॉस्ट वो कहलाता है कि कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना हो ना, तो वो प्रोडक्शन करते वक्त कौन कौन से कॉस्ट, कौन कौन से खर्चे होते हैं, तो वो सब प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाते हैं। जैसे कोई अगर कंपनी एक छोटी सी पेन भी अगर बनाती हो, कंपनी अगर फैक्ट्री में पेन बना रही है, तो वो एक पेन बनाते वक्त कितना खर्चा हो रहा है। आप कोई अगर बाहर से 5 रुपए की पेन खरीदते हो, तो वो कंपनी को वो पेन बनाने में ना 1 या 2 रुपए का खर्चा होता होगा। इसकी वजह से तो वो आपको 5 रुपए तक बेच पाती है ना। सही बात है ना। तो एक 5 रुपए की पेन में भी उनका जितना खर्चा होता है, उसके बाद वो अपना अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट ही बढ़ गया, प्रोडक्शन कॉस्ट में ना रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी आ जाता है। समझो जहाँ से रॉ मटेरियल लेके आते हैं वही महंगा मिले तो चीज़ें बनाने का भी खर्चा बढ़ जाएगा ना। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। समझो सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ा दिया, भाव बढ़ा दिया, तो फिर उनको बनाने में खर्चा जो लगता है वो प्रोडक्शन में खर्चा बढ़ जाएगा ना। तो कोई भी रीज़न से अगर समझो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, समझो वही जो 5 रुपए की पेन वो कंपनी जब बनाती है ना, तो उन्हें 1 या 2 रुपए में बनती है। लेकिन अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, तो वही चीज़ जो उन्हें 1 रुपए में बनती थी, अब वो चीज़ 2 रुपए या 3 रुपए में बन रही है। तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट ही अगर महंगा है, तो क्या वो अभी भी हमें 5 रुपए में ही बेचेंगे? नहीं ना। तो फिर वो चीज़ में अपना प्रॉफिट निकालने के बाद वो चीज़ भी हमें 5 रुपए की जगह 6 रुपए 7 रुपए में बेचने लगेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो वो अपना प्रॉफिट कमाना थोड़ी छोड़ेंगे। उसके बाद फिर खर्चा भी तो बाहर से निकालेंगे ही ना, है ना। तो वो फिर प्राइस भी बढ़ा देंगे ना। जो चीज़ पहले 5 रुपए में बनती थी तो मार्केट में 10 रुपए में बिकती थी, अब वही चीज़ 10 रुपए में ही बनने लगी, तो क्या मार्केट में भी 10 ही रुपए में बिकेगी? मार्केट में अब 20 रुपए में बिकेगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब मार्केट में उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ऐसे अगर सभी चीज़ों का प्राइस बढ़ता गया तो उसे ओवरऑल क्या कहते हैं? उसे ओवरऑल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसीलिए इन्फ्लेशन का दूसरा एक मेन कॉज ये भी आता है, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होना। कि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा तो चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो फिर इन्फ्लेशन कहलाएगा। ओके। और तीसरा रीज़न आता है इन्फ्लेशन में, वो आता है अदर रीजंस। इसके अलावा कौन कौन से रीजंस? एक तो दो तो ये मेन रीज़न आते हैं ऊपर के। एक तो डिमांड बढ़े तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, दूसरा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़े तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। लेकिन दूसरे पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं ना, या चीज़ें हैं ना, जो इन्फ्लेशन पे असर करती हैं, या समझो प्राइस राइज पे असर करती हैं। ये भले ही समझो माइनर थिंग्स हैं, छोटी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन पे इनका इफेक्ट होता है। कि जिनमें अदर रीज़न में सबसे पहला रीज़न आता है, वो आता है टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी ये भी इन्फ्लेशन पे बहुत इफ़ेक्ट करती है। टैक्सेशन पॉलिसी में समझो कि गवर्नमेंट कैसा टैक्स लेती है वो। अगर समझो गवर्नमेंट ने जो है वो अपना टैक्स इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, है ना। प्रेजेंट टाइम में पता है ना, नया जीएसटी टैक्स लगा, दूसरा टैक्स लगा। तो अगर समझो गवर्नमेंट अपना टैक्स इंक्रीज कर रही है, पहले जहाँ पे 5% टैक्स लेती थी, तो अब जो है वो गवर्नमेंट 8%, 9% या 10% टैक्स ले रही है, डबल कर दिया टैक्स। तो वो जो उनके टैक्स का खर्चा होगा वो लोग वो कहाँ से निकालेंगे? लोगों से ही निकालेंगे ना। मतलब वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी ना वो प्राइस बढ़ा देंगे। अगर उन्हें सरकार को टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है कंपनी को, तो वो कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट की, अपने चीज़ों की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर देगी, और जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज़ होगा अगर, तो वो इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन कहलाएगा हमारा, है ना। तो इसलिए टैक्सेशन पॉलिसी भी इन्फ्लेशन करवाती है। या फिर दूसरा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। ये भी एक आता है कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। हमारे यहाँ पर पता है कि ज़्यादातर चीज़ें ना इम्पोर्ट की जाती हैं। इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत कम है, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर पेट्रोलियम की चीज़ें देखो ना, तो ऑलमोस्ट 70% पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो बाहर से इम्पोर्ट करवाए जाते हैं। और इनकी वजह से हमारे यहाँ पर जो है वो पेट्रोल की प्राइस में ऊपर नीचे होता रहता है। कि समझो बाहर से जहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं ना पेट्रोलियम की चीज़ें, अगर समझो वहाँ से ही पेट्रोलियम अगर हमें महंगा मिलेगा,
तो फिर यहाँ पे उसको प्योरीफाई करना, फिर लोगों तक पहुँचाना, हर एक सिटी हर एक एरिया में उस पेट्रोल को पहुँचाना, ये सब खर्चा भी तो महंगा हो जाएगा ना। जो पहले था प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा ना उसका। बाहर से पहले जो मैं इंपोर्ट करता था वो चीज़ मुझे जो पहले 100 रुपये में पड़ती थी, अब वही चीज़ बाहर से मुझे 150 रुपये में पड़ रही है। तो ये प्राइस बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब अब बाकी सब चीज़ों का भी तो मतलब ओवरऑल भी तो प्राइस बढ़ेगा ना, है ना। 100 रुपये में पहले पड़ती थी तो मैं 200 में बेचता था, अब बाहर से ही मुझे 150 में मिल रही है, तो फिर मैं 200 का 300 करके बेचूंगा। सही बात ना। तो इसलिए ये भी इन्फ्लेशन का एक रीज़न आता है। ये दूसरा आखिरी रीज़न आता है, वो आता है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब कमी होना, कि जब कोई चीज़ की कमी होती है ना, जैसे कोई भी रॉ मटेरियल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या कोई भी प्रोडक्शन की चीज़ जिसकी अगर कमी हो जाती हो ना, तो इसके लिए इनडायरेक्टली जो है वो प्रोडक्शन कम हो जाता है, या तो फिर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है ना। आपको कोई चीज़ पहले बहुत बल्क में मिलती हो तो वो चीज़ बनाना सस्ती हो जाती है, लेकिन अगर छुट्टक में एक दो चीज़ें बनाओ ना तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट महंगा पड़ता है। तो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट महंगा पड़ेगा ना, तो जिसकी वजह से जो है वो इनडायरेक्टली चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन कहलाएगा। इसलिए स्कैरसिटी भी इन्फ्लेशन का रीज़न कहलाता है, बराबर ना। तो ये सब हमारे इन्फ्लेशन के रीजंस हुए ना। ओके, तो आज जैसे ये चैप्टर हमने देखा ना मनी एंड इन्फ्लेशन, ऐसे ही इकोनॉमिक्स के दूसरे चैप्टर्स अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।